नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 12 बजे की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, धमाके वाली कार में खुद मौजूद था उमर। डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि। मामले में फरीदाबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर जांच जारी। अमेरिका ने बताया दिल्ली धमाके को आतंकवादी हमला। भारत की जांच एजेंसी की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म होने से लोगों को मिली राहत। अमेरिकी संसद से पास फंडिंग बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। और खेल की खबरों में ओलंपिक 2028 प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी। 14 जुलाई को उद्घाटन और 30 जुलाई को होगा समापन समारोह। पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ क्रिकेट। तो ये थी 12 बजे की प्रमुख खबरें और अब बात इस खबरों में विस्तार से, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके कार में ही खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है और इससे यह भी साफ हो गया कि आतंकी उमर जानबूझकर धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर था, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों जैसे हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़े से मैच कर गए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की कार का इस्तेमाल किया गया और उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी था। धमाके वाले दिन शाम को 6:22 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी। करीब 24 मिनट बाद यानी 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। धमाके के अब तक कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं और इस दौरान की जो वीडियो है वो भी इस समय आपको दिखा रहे, क्योंकि अलग अलग जगह पर देश की राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी लगे हुए हैं और ऐसे में अब अलग अलग जगह के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं इस कार से जुड़े हुए। वहीं दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में हुए इस धमाके के बाद फरीदाबाद से आतंकी साजिश के तार जुड़ने का भी खुलासा होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची और पुलिस ने यहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जब्त की है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का भी संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं जांच में एक और गाड़ी को संदिग्ध पाया गया। लाल रंग की इको स्पोर्ट के बाद अब जांच एजेंसियां ब्रीजा गाड़ी की तलाश में हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। छात्रों की साथ ही यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी भी ली गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया
कि वो इस मामले की अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से जांच करें, ताकि इसके पीछे के लोगों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके। Unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. और दिल्ली में लाल किले के सामने हुए इस धमाके के बाद घटनास्थल के पास स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। और आज सुबह ताजा जानकारी साझा करते हुए दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये मेट्रो स्टेशन फिलहाल आगामी आदेश तक बंद ही रहेगा। दरअसल जांच एजेंसियां यहां सोमवार को हुए बम धमाके के बाद से डेरा डाले हुए हैं और धमाके की बारीकी से जांच कर रहे हैं। तो वहीं अन्य सभी स्टेशनों में सामान्य रूप से संचालन जारी रहेगा। दिल्ली में हुए इस धमाके के तार सीधा लखनऊ से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना है। कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन हुआ और इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई के ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं पुलिस ने शोपियां जिले में जमात ए इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कल अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में देश के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में कई संदिग्ध और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पहुंची। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद भी किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि यह मामला एनआईए ने जून 2023 में दर्ज किया था। इसमें गैर कानूनी घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों और विदेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के जरिए भारत में गैरकानूनी रूप से प्रवेश किया था। एनआईए के अनुसार ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए थे। ये आरोपी अलकायदा के बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स तक फंड पहुंचाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने का काम कर रहे थे। गौरतलब है कि 10 नवंबर 2023 को एनआईए ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अहमदाबाद की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल की थी। एजेंसी अब भी इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों, वित्तीय चैनलों और सीमा पार कड़ियों की जांच कर रही है। और वहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में असम में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में बुधवार को की गई 6 गिरफ्तारियों के अलावा बीती रात 9 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, जिसमें रफीजुल अली को बोंगाई गांव, फरीदुद्दीन लश्कर को हैलाकांडी से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इनामुल इस्लाम और फिरोज अहमद को लखीमपुर से गिरफ्तार किया गया। शाहिल शोमेन, सिकंदर और रकीबुल सुल्तान को वारपेटा से पकड़ा गया है। इसके अलावा नसीम अकरम को होजाई,
तस्लीम अहमद को कामरूप और अब्दुल रोहिम मुल्ला को दक्षिण सलमारा से गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त मैसेज देते हुए कहा कि पुलिस हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में हुए धमाकों को आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने इस आतंकी घटना की जांच में भारत के पेशेवर रवैये की भी तारीफ की। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत ने कहा कि वो खुद जांच करने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक 11वें G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। नियागारा कनाडा में ये बैठक हुई और बैठक के दौरान रूबियो ने हाल ही में दिल्ली धमाके में हुई जान माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की सिंगापुर ने कड़ी निंदा की है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में सिंगापुर भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है। सिंगापुर के विदेश मंत्री की पोस्ट को साझा करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा, एकजुटता की आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। और बोत्सवाना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत एक औपचारिक कार्यक्रम में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए सौंपेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डूमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य दशकों बाद चीतों का भारत में फिर से लाना है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था और अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया। इनमें से अधिकांश चीते अपने नए वातावरण में अच्छी तरह ढल गए हैं और प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों के मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 24 घंटे कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है, तो वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद है। चुनाव आयोग ने एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अपने पोस्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर लगातार सीसीटीवी कैमरे से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। पटना जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने विजय जुलूस और किसी भी राजनीतिक बैठक, जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती AN कॉलेज में होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारी को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है, जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल चुनाव के नतीजे से पहले ही पार्टी ने सत्ता में वापसी का पूर्ण विश्वास दिखाते हुए जीत निश्चित होने का संकेत दिया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव परिणामों के पहले महागठबंधन के नेताओं पर सीधा निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया है। यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके पक्ष में वोट दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। तेलंगाना सरकार की 15 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण और स्थानीय निकाय चुनावों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। पहले ये मीटिंग 7 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन जुबली हिल्स उपचुनाव के नतीजों के इंतजार में 15 नवंबर तक टाल दिया गया। उपचुनाव में जीत के भरोसे के साथ कांग्रेस सरकार प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकती है। तेलंगाना सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% कर दिया था, जिसमें राज्य में आरक्षण का कुल कोटा 67% तक हो गया। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस कैबिनेट मीटिंग में पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार करेगी। लेकिन पिछड़ा वर्ग संगठनों और विपक्षी दलों की मांग 42% संवैधानिक आरक्षण की है, जिसको देखते हुए कांग्रेस इसे राजनीतिक दलों के स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रख सकती है। साथ ही सरकार एमपीटीसी, जेडपीटीसी और सरपंच चुनाव अगले महीने तक कराने की योजना बना रही है। रेवंत रेड्डी सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रजा सरकार विजयोत्सव मनाने की योजना भी बना रहे हैं, जिसके साथ ही स्थानीय चुनाव प्रचार शुरू होने की संभावना है। कर्नाटक में गन्ना किसानों का सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान गन्ने की कीमत 3,500 रुपए प्रति टन करने की मांग पर अड़े हैं। चीनी मिल प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने आज कर्नाटक के बागलकोट जिले को पूरी तरह से बंद कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते शहर का पूरा यातायात ठप हो गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन में किसानों ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों से शामिल होने का भी आह्वान किया है, जबकि किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। साथ ही आपको बता दें कि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारत में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90% तक पहुंच गया है, जो कि वैश्विक सफलता दर 88% से अधिक है। दवा प्रतिरोधी टीबी के शीघ्र निदान के लिए रिफेम्पिसिन परीक्षण की कवरेज भारत में अब 92% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 83% है। टीबी के मामले वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर अब 2024 वर्ष में 187 मामले रह गए। ये गिरावट वैश्विक औसत दर से लगभग दोगुनी है। दिसंबर 2024 में शुरू किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हैंड हेल्ड एक्सरे उपकरणों में एआई आधारित रिपोर्टिंग, विस्तारित नाट इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर वर्गों पर केंद्रित सामुदायिक प्रयास और जन भागीदारी के माध्यम से 24.5 लाख मरीजों का निदान किया गया, जिनमें 8.61 लाख बिना लक्षण वाले टीबी रोगी शामिल हैं। टीबी कार्यक्रम का वार्षिक बजट पिछले 9 वर्षों में 10 गुना बढ़ा है, जिसमें नवीन रोकथाम उपायों, डायग्नोस्टिक उपकरणों, उपचार पद्धतियों और सामाजिक सहायता योजनाओं की शुरुआत संभव हुई है। निश्चित पोषण योजना के अंतर्गत अप्रैल 2018 से अब तक 1.37 करोड़ लाभार्थियों को 4,406 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। और वहीं समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक लेख में किए गए दावे को पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक में पूरी तरह से झूठा, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत पाया। लेख में दावा किया गया कि भारत निष्क्रिय हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने के लिए द्वितीय प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है।
और वहीं बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा। शेख हसीना पर वर्तमान में मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप है, जो जुलाई 2024 के विद्रोह से जुड़े हैं, जिससे उनकी सरकार को जो गिर गई। आईसीटी ने न्यायाधिकरण परिसर के आसपास भी प्रतिबंध लगा दिए हैं और सत्र के दौरान मीडिया और आम जनता की पहुंच सीमित कर दी है। और इसी बीच हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने विरोध स्वरूप आज पूरे देश में सुबह से शाम तक तालाबंदी का आह्वान किया। पार्टी नेतृत्व ने आरोप के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का भी आरोप लगाया। इसके चलते ढाका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सुरक्षा बलों को संभावित फैसले की घोषणा से पहले राजधानी और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया। तो वहीं पिछले 2 दिनों में बांग्लादेश में लगभग 17 देसी बम विस्फोट और वाहनों में आगजनी की 9 घटनाएं सामने आई। इस बीच बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सभी हवाई अड्डों को विशेष सुरक्षा जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना की अनुपस्थिति में चल रहे मामले में उन पर जुलाई और अगस्त 2024 के बीच हुए छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया है। अमेरिका में 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन अब खत्म हो चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने फंडिंग बिल को 222-209 के मतों से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन खत्म हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिकी सरकार औपचारिक रूप से दोबारा खुल जाएगी, जिसके बाद अधिकांश संघीय सेवाएं फिर से चालू की जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों की चुकाया वेतन मिलेगा और कई जरूरी सेवाओं में आई बाधा भी दूर होगी। हालांकि शटडाउन से पूरे हवाई यात्रा, फूड और अन्य कई सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है और इससे जुड़े विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इस बिल में सरकार को 30 जनवरी 2026 तक फंडिंग देने का प्रस्ताव है। हालांकि हेल्थ केयर सब्सिडी और दूसरे बड़े मुद्दों पर पार्टियों के बीच सहमति अभी भी पूर्ण नहीं है, लेकिन ये समझौता शटडाउन खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्राजील में स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को COP30 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन स्थल पर जबरन प्रवेश किया था और सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई थी। अरापियोन, मायतापू और दुपिनाम्बा समुदायों के 4 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की वार्ताओं से बाहर रखा गया था, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया और इसका उद्देश्य वन संरक्षण की मांग को उठाना था। बुधवार को प्रतिनिधियों ने फिर से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतीश पर चर्चा शुरू की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के इस प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में 2 सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं और कार्यक्रम स्थल को मामूली क्षति हुई है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया है। 329 सदस्य इराक की संसद में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, इसलिए सरकार बनाने के लिए दलों को अन्य समूहों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। हालांकि सुदानी खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश नहीं करते हैं जो सालों की अस्थिरता के बाद इराक की सफलता की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने आपको बता दें कि स्थापित दलों के खिलाफ कदम उठाए हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। बुधवार को पहले चुनाव आयोग ने बताया कि इराक के संसदीय चुनाव में अंतिम कुल मतदान प्रतिशत 56.11% रहा। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें लॉस एंजल्स क्षेत्र के प्रत्येक पदक स्पर्धा का आयोजन कब और कहां होगा, इसका विवरण दिया गया है। 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे बड़ा होगा, जिसमें लॉस एंजल्स और ओक्लाहोमा सिटी के 18 क्षेत्रों के 49 स्थानों पर 36 खेल और 51 विधाएं शामिल हैं। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा, तो वहीं समापन समारोह 30 जुलाई को होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रिकेट भी अब ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जिसका महिला फाइनल 20 जुलाई और पुरुष फाइनल 29 जुलाई को होगा। टिकटों का पंजीकरण अगले साल जनवरी में शुरू होगा।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।